चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक हमने केमिस्ट्री मैटर इन सराउंडिंग पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें से मैंने 2 लेक्चर ले लिए थे। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने कुछ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। दूसरे वाले लेक्चर में मैंने आपको लास्ट जो पढ़ाया था वो आई थिंक पढ़ाया था, एक बार सारे बच्चे नोटबुक निकालो और ज़रा देखो कि लास्ट जो हमने क्लास करी थी, लास्ट जो हमने कल क्लास करी थी वो करी थी आई थिंक यहाँ टेम्परेचर पे मैंने ओवर करी थी क्लास। ठीक है, मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर से पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए थे, लिक्विड के बता दिए थे, गैसेस के बता दिए थे। इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद लास्ट जो क्लास मैंने ओवर करी थी वो करी थी टेम्परेचर पे। ठीक है, एक छोटा सा रिलेशन भी दिया था मैंने कि अगर मुझे किसी भी टेम्परेचर को की जो सेल्सियस में लिखा है, अगर उसको केल्विन में बदलना है तो मुझे क्या करना है, उसमें प्लस करना है 273। यहाँ पर मैंने ओवर करी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी। ठीक है, आई थिंक यही थी। देखो सारे बच्चे देख लो, इसी रिलेशन पे मैंने आपकी क्लास ओवर करी थी। ठीक है जी, आज का जो लेक्चर शुरू होने वाला है वो इसके आगे से रहने वाला है। ठीक है, मेरे ख्याल से ज़्यादा अगर आप अच्छे से आज समझोगे तो चैप्टर नेक्स्ट क्लास में ये पूरा ओवर हो जाएगा, मतलब ये पूरा चैप्टर हम खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, फिर एक क्लास हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जो मैंने आपको वर्कबुक दिए फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी क्लास में इसी चैप्टर के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बीच बीच में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी कि चैप्टर के क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ठीक है, अच्छा आज की क्लास शुरुआत करते हैं। चलो ठीक है, बिल्कुल अलग टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं। देखो चैप्टर कैसे कैसे चल रहा है टॉपिक के हिसाब से समझना। ठीक है, जिन बच्चे जो पहली बार ले रहे हो रिलेट करो चीज़ों को, थोड़ा बहुत लिंक भी हो जाएगा तो भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ऐसा चाहिए कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। हाँ, फिजिक्स में अगर कोई लेक्चर छूटता है ना तो वो पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट केमिस्ट्री में क्या है, अगर मान लो कोई कोई एक लेक्चर छूट भी गया है तो तुम रिलेट कर लोगे, और ये चैप्टर ईजी है हमारा, पूरा थ्योरेटिकल है ये चैप्टर। ठीक है, देखो जो फर्स्ट हाफ था चैप्टर का, पूरा चैप्टर शुरुआत तो मैटर के बारे में चल रहा है। पहले मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया, सारे की एक एक एक्सपेरिमेंट भी देख लिया, एक्टिविटी भी देख ली। दूसरा हाफ में मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर बस बताया कि सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिक्विड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और गैसेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज का जो लेक्चर रहने वाला है, अगर वो ध्यान से देखो तो छोटी सी मैंने टॉपिक लिखा है चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, कि लास्ट क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ने के बाद अब मुझे इन मैटर के स्टेट्स को चेंज करना भी पता होना चाहिए। कैसा चेंज भाई, मेरा मन में सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर दूं, लिक्विड में कर दूं। मेरा मन में लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दूं, सॉलिड में कर दूं। मेरा मन में लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दूं। ये जो मैं अपने मन के अकॉर्डिंग कभी भी चीजें चेंज कर रही हूँ, ये जो मैटर के स्टेट्स में चेंज कर रही हूँ, इसी को कैसे करना है, इसी को पढ़ना है। तो टॉपिक का नाम है चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। और सच बताऊं तो यहाँ से आपके चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पुराना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिफ्यूजन वगैरह पढ़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ से मेन जो कहते हैं ना चैप्टर के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, वो ज्यादातर यहीं से बनते हैं आपके सारे। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, मैं बता रही हूँ कि मुझे किसी भी मैटर के अगर स्टेट को चेंज करना है तो मेरे पास भाई 2 तरीके हैं, सीधा साधा सिर्फ 2 तरीके हैं। या तो मैं टेम्परेचर को चेंज करूं और या तो मैं प्रेशर को चेंज करूं। तो दोनों ही हमें डिटेल में पढ़ना है, हमारे सिलेबस में दोनों की ही डिटेल, पूरी डिटेल है, स्टडी है। ठीक है, अगर मैं पहले की बात करूं कि भाई मैं चीजों को कैसे चेंज कर रही हूं, मैं स्टेट्स को चेंज करूंगी टेम्परेचर को चेंज कर कर, मैं चेंज करूंगी टेम्परेचर। अगर ऐसा समझो कि मुझे स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करना है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, तो एक बात बताओ, क्या मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन तो होंगे बेटा, या तो मैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, या तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, और या तो मैं टेम्परेचर कम करूंगी। टेम्परेचर को बढ़ा रही हूं तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं चीजों को हीट करूंगी, बोल सकती हूँ। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं टेम्परेचर को कम करूंगी तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं चीजों को कोल्ड करूंगी। सिंपल, इतना समझ में आया। मतलब सिंपली मैं चीजों को हीट कर कर या चीजों को कूल डाउन कर कर उनके स्टेट्स में चेंज ला दूंगी। ठीक है, आगे चलो, प्रेशर की बात आगे करेंगे, अभी टेम्परेचर की बातें करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आगे आ जाओ। एक छोटा सा ट्रायंगल देखो, ये आई थिंक छोटी क्लास से भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इनफैक्ट ये 9th में भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये बनाने को भी आ जाता है और कभी कभी ऑलरेडी ये बना हुआ रहता है और आपसे पूछता है कि इसकी लेबलिंग करो, इसकी चीजें बताओ। देखो सिंपल सा एक्सप्लेन करते हैं, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी सा है। जैसे सिर्फ टर्मिनोलॉजी देखो, जैसे अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा उसको, मेल्टिंग।
एक और नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रही हूं आप लोग के लिए। मेल्टिंग तो बोलते ही बोलते हैं, एक नया वर्ड आपको मिलेगा, फ्यूजन, फॉर क्लास 9th। अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रही हूं तो मैं उसको मेल्टिंग भी बोल सकती हूँ और या फ्यूजन भी बोल सकती हूँ। अगर किसी लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रही हूं तो फ्रीजिंग बोलते हैं, और एक नया वर्ड और इंट्रोड्यूस कर रही हूं, इसको बोलते हैं हम सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, फॉर क्लास 9th। यानी अगर मैं किसी लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रही हूं तो हम इसे फ्रीजिंग बोल सकते हैं या सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं किसी लिक्विड को गैस में चेंज कर रही हूं तो वेपराइजेशन। कोई दूसरा वर्ड और बताना चाहेगा इसका मुझे? इवापोरेशन बिल्कुल अलग होता है, वो अलग चीजें हैं, इसमें नहीं आएगा। और कोई? बॉइलिंग। अगर मैं किसी लिक्विड को गैस में चेंज कर रही हूँ, या तो हम बॉइलिंग बोल सकते हैं या तो हम वेपराइजेशन बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बॉइलिंग भी लिख सकती हूँ। इवापोरेशन आपके चैप्टर में है, आगे आएगा, ठीक है, या ये हो जाएगा आपका बॉइलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मुझे किसी गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो कंडेंसेशन, नाम ठीक है। अगर मुझे किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करना है विदाउट अंडर गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब कोई सॉलिड है, मैंने डायरेक्ट उसको गैस बना दिया, उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम? सब्लिमेशन, ठीक है। उसका नाम हमने क्या दिया? सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर किसी गैस को मैंने डायरेक्ट सॉलिड बना दिया, बिल्कुल उल्टा है, सॉलिड से गैस बना रहे हैं विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट तो सब्लिमेशन। अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बना रहे हैं विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, प्रोसेस का नाम है डिपोजिशन, ठीक है। सिर्फ कुछ टर्मिनोलॉजी है। पहली बात तो ये कि कभी आपसे डेफिनेशन नहीं आएगा कि डिफाइन सब्लिमेशन या डिफाइन डेपोजिशन, डिफाइन मेल्टिंग, डिफाइन सॉलिडिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं आता है। क्वेश्चंस आएगा कैसे, मैं आपको धीरे धीरे खुद बताऊंगी। ये सिर्फ एक ट्रायंगल है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का। हाँ, कभी 2 मार्कर में सवाल आपसे आ सकता है कि ट्रायंगल बना के दिखाइए चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो आपको इसी तरीके से ट्रायंगल बना के दिखाना है। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्ट पे यहाँ पर ए लिख दिया जाएगा, ऐसा मान लीजिए आप कि यहाँ पे हो सकता है ए लिखा हो, यहाँ पर बी लिखा हो और यहाँ पे सी लिखा हो, तो आपसे पूछ लेगा आइडेंटिफाई ए बी सी। बहुत इजी है, ठीक है। अब थोड़ा और आ जाओ, डिटेल डिस्कशन करते हैं इसका। तुमने देखा ऊपर मैंने एक छोटी सी एक स्टेटमेंट लगा रखी है, क्या लगा रखी है इसको समझते हैं। देखो, मेरे पास कोई सॉलिड है, मान लेते हैं कि आइस है। मोस्टली मैं जो भी एग्जांपल दूंगी ज्यादातर मैं आइस से ही आपको रिलेट कराऊंगी। मेरे पास आइस है, मैंने उस आइस को हीट करना शुरू कर दिया। हीट करना शुरू किया, इसका मतलब मैंने क्या किया बेटा? टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। किस में चेंज हो गया मेरा आइस? लिक्विड में। मेरा मन आया, मैंने उस लिक्विड को, जो पानी बन चुका था, मैंने उसको और हीट देना शुरू कर दिया, यानी मैंने और टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। वो किस में चेंज हो गया? गैसियस में। समझ में आया? टेम्परेचर के ऊपर नीचे करने से मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। मेरे पास गैस बन चुका है, वेपर उठ रहा है। अब मैंने क्या किया, उस गैसियस स्टेट वाले चीज को मैंने कूल डाउन करना शुरू किया। कूल डाउन करना शुरू किया, इसका मतलब मैंने क्या किया? यहां पर टेम्परेचर कम कर दिया। अब इस लिक्विड को, जो लिक्विड मेरे पास बना है, अब मैंने इसको और कूल डाउन करना शुरू किया, यानी मैंने फिर से टेम्परेचर और कम कर दिया। अब ये किस में चेंज हो गया? सॉलिड में चेंज हो गया है। मतलब मैं सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर और नीचे करने से मेरे मैटर के स्टेट में चेंज देखने को आपको मिल रहा है। ये तो ऊपर ऊपर की बात हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसा हो क्या रहा है, अब इसको समझो। अब ये सब नोट डाउन कराऊंगी, पहले इस चीजों को समझ लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है जब हम किसी चीज को हीट कर रहे हैं या कूल कर रहे हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। समझना कैसे है, ऐसे मान लेते हैं कि मान लो कि मेरे पास कुछ, ये मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है। ये मान लीजिए कि मेरे पास आइस है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये है मेरे पास सॉलिड, और ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिख दिया आइस। मैंने आइस ले लिया एक बाउल में, ठीक है, या बीकर में। मैंने उसको हीट करना शुरू कर दिया। मैंने क्या कर दिया भाई? मैंने इसको नीचे से, मान लीजिए यहाँ से मैंने इस आइस को हीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे ही हीट करना शुरू करूंगी, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जब हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है? उसके पार्टिकल्स मोशन करने लगते हैं, यानी
पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाता है। अगर पार्टिकल्स के अंदर मोशन बढ़ जाता है तो कौन सी एनर्जी आ जाती है उनके पास? उनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब एक ऐसा समझो कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है सॉलिड का, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, जगह तो है नहीं उसके पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मैक्सिमम है। जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं पार्टिकल्स में बेचैनी हो रही है, पार्टिकल्स भागना चाह रहा है, मूव करना चाह रहा है, तो जैसे जैसे हम हीट करते जा रहे हैं धीरे 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 पार्टिकल्स दूर होते हुए जा रहे हैं। धीरे धीरे उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो मोशन कर रहे हैं, वो तेजी से अलग होना शुरू हो जाएंगे, अलग होना। और एक टाइम आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा ये जो पार्टिकल्स, मैं इसको हीट करती जा रही हूँ, उनका मोशन बढ़ता जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, और फाइनली अब वो पार्टिकल्स कुछ मुझे ऐसे दिखेंगे। अब वो पार्टिकल्स मुझे कुछ, क्या चेंजेस देख पा रहे हो दोनों पार्टिकल्स के बीच में? बिल्कुल देख पा रहे हो। तुम देख पा रहे हो कि पहले में स्पेसेस नहीं है, लेकिन दूसरे वाले में मैंने जो बनाया है ग्रीन कलर से, उनके बीच स्पेसेस देखने को मिल रही है। ये कौन सा स्टेट हो गया बेटा? बिल्कुल एक मॉडरेट स्पेसेस आपको देखने को मिल रहा है। आइस मेरा वाटर में चेंज हो चुका है। तो हुआ क्या, मेरे हीट करने से पार्टिकल्स का मोशन बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो रहा है, और धीरे धीरे उनका स्टेट चेंज हो रहा है। चीजें क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगर कूल डाउन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? मान लेते हैं कि मेरे पास गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मान लो ये मेरे पास गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास गैस है। मैंने इनको क्या करना शुरू कर दिया, इनको मैंने कूल डाउन करना शुरू कर दिया, इनको मैंने कूल डाउन करना शुरू कर दिया। तुमने नोटिस किया है जब बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है तो हम कैसे करते हैं? जैसे अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, हम बहुत फ्रीली घूमते हैं, बिल्कुल आराम से घूम रहे हैं, लेकिन जब ठंड लगती है तो आपको शिवर होते हैं, अपने आप को थोड़ा सा ऐसे हम शिवर करते हैं। वैसे ही मानो अगर मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने गैस के पार्टिकल को कूल डाउन कर दिया, तो जो पार्टिकल्स पहले अभी उड़ रहे थे, बहुत फ्री थे, वो धीरे धीरे पास आने लगेंगे। पास आने लगेंगे तो उनका मोशन कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। मोशन कम होता जाएगा, मैं लिख रही हूँ, उनका मोशन कम होता जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी हो जाएगी बच्चा लोग? काइनेटिक एनर्जी भी उसकी कम हो जाएगी। और एक टाइम आएगा कि कूल डाउन करते 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 मेरे ये पार्टिकल जो अभी ऐसे दिख रहे थे, वो कुछ टाइम बाद मुझे ऐसे दिखेंगे, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में आ गए। वो कुछ टाइम बाद मुझे कुछ ऐसे दिखने लगे। ये भी कैसा मेरा स्टेट है? ये मेरा लिक्विड का स्टेट है, ठीक है। तो मेरे सिर्फ हीट करने से और मेरे सिर्फ लिक्विड का स्टेट हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, हुआ क्या, यहाँ भी पहले पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री है, ऐसे ऐसे गैस के पार्टिकल्स मस्त इधर उधर इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे मैं कूल डाउन कर रही हूँ, उनके बीच का मोशन कम होता जा रहा है, धीरे धीरे वो पास आते जा रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और एक टाइम बाद उनके बीच में कुछ ऐसा हो जाता है, यानी ये अब दूसरा स्टेट आ चुका है मैटर का, तो यहाँ वो लिक्विड में बदल चुके हैं। तो मेनली हम जो हीट और कूल डाउन कर रहे हैं वो मैटर के स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो इतना पहले लिखो। अब जो भी मैंने अभी पढ़ाया ना, उसको मैं रिलेट कराऊंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो आपका आने वाला है, ठीक है। तो पहले आप इतनी चीजें लिखिए, एक जल्दी से ये ट्रायंगल बनाइए, फिर मैं आगे चलती हूँ। चलो देखो, यहाँ तक देख लिया, हीट करने पे क्या हो रहा है, कूल करने पे क्या हो रहा है, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। थोड़ा सा और चलो, छोटे मोटे से आपको थ्योरेटिकल पार्ट मिलने वाला है, लेकिन हाँ एज सच कभी आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है आपको। एक बार देख लो, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी चीज को सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो मेल्टिंग या फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। वो टेम्परेचर जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगे, जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगे तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अगर किसी सॉलिड में, ऐसे वैसे ये सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा, मतलब क्या, आपके स्कूल के एग्जाम अभी मैं जो बताने वाली हूँ वो आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कोई भी कंपटीशन देना है तो वहाँ पे एमसीक्यू में ये सवाल बार बार पूछा जाता है, बस थोड़ा समझ लो इसको। अगर किसी भी सॉलिड में कोई भी इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक सॉलिड है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास जिंक है, प्योर जिंक है। अगर मैंने इस जिंक के अंदर, आपने सुना होगा एलॉय का नाम, हर बच्चे ने सुना होगा, एलॉय क्या होता है? एलॉय होता क्या है?
हम मिक्सचर होता है बेसिकली, मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करते हैं। जैसे जैसे घर में आपने बहुत सुना होगा कि वो स्टील का बर्तन है, ये जो स्टील है ये क्या है, ये एलॉय है, ब्रास, एमेलगम, शोल्डर, ये सब क्या मैं बता रही हूँ, ये सारे एलॉय हैं। आप 10th में पढ़ोगे, 10th का एक तीसरा चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, वहाँ डिटेलिंग है पूरे एलॉय की, ठीक है, सबका नाम भी है और ये भी लिखा है कि कौन सा एलॉय किस चीज को मिक्स करने पे। अगर मान लो कि मेरे पास जिंक है और मैंने प्योर जिंक के अलावा उसमें किसी भी चीज, कोई भी और चीज मिला दी, मतलब जिंक के अंदर मान लो मेरा मन, मैंने सिल्वर मिला दिया या कॉपर मिला दिया या निकल मिला दिया, कोई भी चीज मिला दिया, तो अब वो मेरा सॉलिड प्योर नहीं है, अब वो क्या हो चुका है, इम्प्योर हो चुका है। तो अगर किसी भी सॉलिड में इम्प्योरिटीज होगी, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सिर्फ कंपटीशन के लिए, अगर किसी भी सॉलिड में कोई भी इम्प्योरिटीज होगी, प्योरिटीज इन सॉलिड, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री, अगर उस आइस के, वो तो सब ऐसे नॉर्मल मान लो, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा हो जाएगा, वो अब कम होने शुरू हो जाएगा अगर उसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज होगी। ये तो मैं सॉलिड की बातें बता रही हूँ, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज इन सॉलिड जनरली लोअर्स दी मेल्टिंग पॉइंट। अब ये सवाल कैसे आता है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि आपके पास कोई सॉलिड है, आपने उसके अंदर किसी भी चीज की इम्प्योरिटीज मिक्स कर दी, तो क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा या नॉन ऑफ दिस, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। सिर्फ टिक करने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखो, अगर किसी लिक्विड को सॉलिड में चेंज करूं तो फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, बिल्कुल जिस टेम्परेचर पे जो वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सेम वैसा ही अगर किसी लिक्विड में इम्प्योरिटीज हैं, अगर किसी लिक्विड में कुछ मिक्स है, जैसे आपने सुना होगा सी वाटर, सी वाटर प्योर नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, सॉल्ट होता है, अलग अलग मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं सी वाटर के अंदर। तो अगर किसी लिक्विड में इम्प्योरिटीज है तो भी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि इम्प्योरिटीज इन लिक्विड lowers the freezing point। ये सिर्फ बच्चा लोग आपको बस याद रखने के लिए है, एक ये पॉइंट आप अपने दिमाग में याद जरूर रख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो मैंने लिखवाए हैं सिर्फ आपके याद रखने के लिए लिखवाए हैं, ठीक है। यहाँ भी इसको कर दो, ठीक है। आगे चलो, इससे इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। डेफिनेशन मुझे नहीं लगता कि कभी आपसे कोई पूछेगा डिफाइन मेल्टिंग, डिफाइन फ्यूजन, डिफाइन फ्रीजिंग, डिफाइन सॉलिडिफिकेशन, ऐसा कभी नहीं आता। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें मैं 100 बार भी इंपॉर्टेंट लिखूं तो मान लो वो भी कम है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक नेम इज लेटेंट। इतने देर से जो हम पढ़ रहे थे ना वो इसी को पढ़ाने के लिए बेस तैयार कर रहे थे। इसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। पहले तो फ्यूजन क्या है जल्दी से बता दो। लिक्विड को, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने को हम फ्यूजन बोलते हैं। एक एक्सपेरिमेंट से देखो, मान लो ऐसा बना लेते हैं, एक बीकर बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, और बीकर में मैंने क्या रखा, मैंने बहुत सारा आइस उसमें लाके डाल दिया। ये मान लो आइस के कुछ क्रिस्टल्स मैंने इसके अंदर डाल दिए, जस्ट फ्रिज से निकाला और मैंने इसके अंदर आइस के कुछ क्रिस्टल डाल दिए, ठीक है। मैंने क्या किया, थोड़ा और बना लेते हैं, मुझे कुछ दिखाना भी होगा इसमें, ठीक है जी। मैंने इसके अंदर एक थर्मामीटर डाल दिया, इस बीकर के अंदर आइस डाल दिया, फ्रिज से निकाला आइस डाल दिया और एक थर्मामीटर भी डाल दिया। मान लो ये मैंने इसमें एक थर्मामीटर भी सस्पेंड करके रख दिया, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर एक थर्मामीटर भी सस्पेंड करके रख दिया, ठीक है। ये हो गया थर्मामीटर, ठीक है। इस पे कुछ मार्किंग बना लो ऐसे। और अब मैंने क्या किया, अब मैंने शुरू किया इस बीकर को नीचे से हीट करना। यहाँ मैंने नीचे बर्नर रखा और इस बीकर को हीट करना शुरू कर दिया।
सुनना, फ्रीज से मान लो कि मैंने जो आइस निकाला वो था -3 टेम्परेचर पर, ठीक है। जैसे ही मैं बाहर निकाल के बीकर में डालूंगी तो टेम्परेचर कम होना शुरू, -2। मैं ऐसा लिख लेती हूँ, मान लीजिए -3, -2, -1। और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये आइस मेरा अब क्या करना शुरू करेगा, धीरे धीरे पानी में बदलना शुरू हो जाएगा। मैंने देखा कि जैसे ही मैंने बीकर में आइस डाला तो मेरा टेम्परेचर में रीडिंग आ रही थी, -3 हुआ, जो थर्मामीटर लगाया मैंने, -2 हुआ, -1 हुआ, 0 डिग्री तक भी इस पे रीडिंग आई। मान लो कि इस पे 0 डिग्री तक भी, इस पे 0 डिग्री पर तक भी मेरे पास रीडिंग मुझे देखने को मिली। मैं बहुत खुश थी तब तक कि बहुत बढ़िया मुझे रीडिंग मिल रही है। लेकिन मैंने कुछ सेकंड बाद नोटिस किया कि मैं हीटिंग तो अभी भी कर रही हूँ, मैंने बर्नर ऑफ नहीं किया, हीटिंग अभी भी हो रही है, लेकिन मेरा टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। बढ़ना चाहिए ना भाई, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री बढ़ना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा। और धीरे धीरे ये आइस पानी में बदल रहा है। एकाएक तो नहीं बदलता ना भाई, आइस बाहर रखोगे तो टाइम लगता है उसको भी पूरा पानी में बदलने के लिए। धीरे धीरे आइस भी पिघलते जा रही है, पानी भी बनते जा रहा है बीकर में, लेकिन मेरा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। पूरा का पूरा लास्ट तक मानो कि जब तक आइस का इतना छोटा भी पार्टिकल, इत्तू सा भी पार्टिकल अगर इस बीकर में आइस का होगा तो भी टेम्परेचर नहीं बदलेगा, नहीं चेंज होगा, वो 0 डिग्री पे रहेगा। लेकिन जैसे ही सारा का सारा आइस जैसे ही लिक्विड में चेंज होगा, मैंने देखा वाह भाई अब टेम्परेचर बढ़ने लगा, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री, 15 डिग्री। हुआ क्या, तो दिमाग में आता है कि मैम जो हमने हीट दी क्या वो हीट बर्बाद हो गई, वो वेस्ट हो गई क्या? नहीं, वो हीट छुपी रह गई, वो हीट छुपी रह गई। उसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। आराम से समझना इस बात को। जो हीट मैं इतनी देर से दे रही थी और मेरा टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा था, तो दिमाग में आता है मैम क्या हमने वेस्ट कर दिया क्या वो हीट, क्या वो बर्बाद हो गई? नहीं, वो हीट छुपी रह गई। उसी छुपी हुई हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। मतलब लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन, लेटेंट का मतलब ही होता है जो हीट छुपी होगी, लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन। एक्चुअली वो हीट यूटिलाइज हो गई कहाँ, मैटर के स्टेट को चेंज करने में, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। उसको चेंज करने में जो सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, मैं हीट करती जा रही हूँ, वो हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा, वो हीट काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज नहीं ला रहा, वो हीट धीरे इंक्रीज तो ला रहा है लेकिन मेरा टेम्परेचर में चेंजेस नहीं कर रहा। वो हीट धीरे धीरे क्या कर रहा है, मेरे सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक करते जा रहा है। फोर्स ऑफ, जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जाएगा, पूरा का पूरा आइस वाटर में बदल जाएगा, तब जाकर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कोई अगर आपसे पूछे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और फ्यूजन क्या है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, तो उसी को पड़ गया नाम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो अमाउंट ऑफ हीट जो छुपी हुई रह गई, किसी भी चीज का टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी लेकिन मेरे मैटर का स्टेट में पूरा चेंज ले आएगी, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। और सॉलिड से लिक्विड चेंज हुआ तो नाम हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट कहाँ यूज हुई, हीट कहाँ यूज हुई, हीट यूज हुई बाय द पार्टिकल्स ऑफ आइस टू ओवरकम, ये लाइन को देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट कन्वर्टेड टू वाटर। वो हीट सिर्फ मैटर का स्टेट बदलने में यूज हो गई। जैसे ही बच्चा मैटर का स्टेट बदल जाएगा, मेरा पूरा का पूरा आइस लिक्विड में बदल जाएगा, फिर टेम्परेचर मुझे थर्मामीटर पे राइज होता हुआ दिख जाएगा। इसे ही बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कैसा एग्जाम में सवाल आएगा, कुछ परसेंट चांस होता है कि डायरेक्ट डेफिनेशन आ गई, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो जो ऊपर लिखी है आपको लिखना है बिल्कुल ऐसा। कभी अब इसके सवाल आते हैं थ्योरेटिकल, वो नेक्स्ट अभी मैं आपको कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि सवाल पूछा कैसे जाएगा। लेकिन दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, लेटेंट हीट का मतलब जो हीट छुपी हुई है उसका यूज हो गया मैटर के स्टेट को चेंज करने में, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा इसका एक वैल्यू फिक्स्ड है। मान लो मेरे पास 1 kg आइस है, सॉलिड है, कोई भी सॉलिड आइस ले लो या कोई भी सॉलिड ले लो, अगर 1 kg सॉलिड है तो उसकी वो आपकी सराउंडिंग से जितनी हीट लेगा ना वो अमाउंट फिक्स है, वो पहले से फिक्स है। जिसने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया होगा उन्होंने कैलकुलेट करा होगा, तो हम तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू ही पढ़ते हैं। तो इसकी जो वैल्यू फिक्स्ड है, यानी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी वो हीट लेगा उसकी वैल्यू है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल। तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो लेगा टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू
लिक्विड। अब ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू क्या है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक ही एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल है। इतनी बातें अभी आपको समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई, बस इतना, लेटेंट हीट में टेम्परेचर राइज नहीं करता जब तक पूरा का पूरा मैटर का स्टेट चेंज नहीं हो जाएगा। टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, मैटर का धीरे धीरे स्टेट चेंज होता रहेगा। हीट कहाँ यूटिलाइज हो गई? टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा सा और आगे देखो, ये तो वही चीजें बताए, वेयर इज द हीट गोइंग, ऐसा सवाल आएगा कि वाई द टेम्परेचर डज नॉट राइज, तो वो आप लिखोगे बिकॉज द हीट इज यूटिलाइज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर? जल्दी से ये लिखिए, इसके बाद मैं आपको दूसरा पढ़ाऊंगी, जल्दी से ये नोट डाउन कीजिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। लैटेंट हीट क्लियर रखना दिमाग में, क्योंकि इससे मिलता जुलता सेम लैटेंट हीट अभी नेक्स्ट पढ़ाऊंगी फिर से, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखो, अगर किसी लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं तो बॉइलिंग और वेपराइजेशन बोल देंगे। जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड गैस बनना शुरू हो जाएगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एक और चीज सुनो, जैसे मैं वहां बता रही थी, अगर किसी लिक्विड में इम्प्योरिटी होगा, जैसे अगर वहां मैंने पढ़ाया था अगर किसी लिक्विड में इम्प्योरिटीज होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यही बताया ना। अब सुनना, अगर किसी लिक्विड में इम्प्योरिटी होगा, इम्प्योरिटीज इन लिक्विड, तो बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। क्यों बता रही हूं? क्योंकि ये सेम एक ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। आप जब इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराऊंगी ना, तो उसमें क्वेश्चन है कि एक इम्प्योर सैंपल है वाटर का, ठीक है, वाटर का कुछ उसमें लिखा है इम्प्योर सैंपल है, या इम्प्योर नहीं लिखा तो सिर्फ इतना लिखा है कि कोई वाटर का सैंपल है आपके पास, और वो वाटर का सैंपल 102, मैं आपको साथ साथ देखो क्वेश्चन भी रिलेट करा रही हूँ जो आपको मिलेगा आपके सिलेबस में, ठीक है। उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि आपके पास एक वाटर का सैंपल है और वो वाटर 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है। तो सवाल ये पूछा है कि वो वाटर प्योर है या इम्प्योर है। तो मैंने अभी इसलिए पढ़ा दिया ताकि आपको वो सवाल ऐसा लगे ये कैसा सवाल है, तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो अगर किसी लिक्विड में इम्प्योरिटीज हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट तो कम होता है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइट बढ़ जाता है। तो देखो 100 डिग्री से बढ़ गया इसका, तो वो वाटर कैसा होगा? इम्प्योर होगा। आपको वहां पे लिखना है और रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज इम्प्योरिटीज इन लिक्विड लोअर इंक्रीजेस दी बॉइलिंग पॉइंट। बस इतना आंसर में लिखना है आपको। तो ये बात यहीं पे, ये बात अच्छे से लिख लो, अच्छे से, अभी लिखना नहीं, अभी मैं पहले पढ़ा दूंगी। गैस को लिक्विड में चेंज कर दिया, प्रोसेस नेम इज कंडेंसेशन। रिलेट कराती हूँ, सुनो। आपने कभी देखा होगा कि जैसे मान लो फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक की बोतल बाहर निकालो, थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक के बोतल के आसपास पानी की ड्रॉपलेट्स देखी होगी। अगर डायग्राम से दिखाऊं तो मेरे पास एक इसका बेहतरीन डायग्राम भी है, यस, लाइक दिस। बिल्कुल ऐसा देखा होगा आपने, ठीक है। होता क्या है, सुनो। सारे बच्चों को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अगल बगल में वाटर वेपर है, जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में है, हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन पूरे वाटर वेपर फैले हुए हैं हमारे अगल बगल। होता क्या है कि जैसे ही मैं कोई ठंडी चीज रखती हूँ, मैंने फ्रिज से पानी निकाला, बिल्कुल ठंडा पानी रखा, तो उस ठंडे पानी के कांटेक्ट में आ गया वो वाटर वेपर, ठीक है, जो गैसियस फॉर्म में है। जैसे ही गैस को कूलिंग मिलेगी, जैसे ही किसी गैस को कूलिंग मिलेगी, और रिलेट करो, डिंग 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 डिंग, कहाँ गया, कहाँ गया तू, कहाँ गया भाई? यस, जैसे ही किसी गैसियस स्टेट को कूलिंग मिलेगी वो किस में चेंज हो जाएगा? तो वो मुझे वाटर वेपर कैसा देखने को मिल रहा है? लिक्विड में देखने को मिल रहा है। अब ये सवाल कैसा आएगा? ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन में एक बना होगा कि आपने फ्रिज से निकाला है और ये कौन सी प्रोसेस है, इसको एक्सप्लेन करो। तो किसमें कौन सी बड़ी बात है, आप यूं एक्सप्लेन कर देंगे। तो डायरेक्ट सवाल नहीं आ रहा, वैसे देखो घुमा कर पूछा, इसलिए मैंने वो पानी का बीकर आपके लिए लगा के रखा कि आप ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना कि ये क्या पूछ लिया। तो गैस किस में चेंज हो गया? वो लिक्विड में चेंज हो गया, प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। बस इतना ही। अब आ जाओ इस टॉपिक को उठा लो जो मैंने यहाँ पे खत्म किया, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। नेक्स्ट, फिर से इंपॉर्टेंट, मैंने बताया फिर से आपका पाला पड़ेगा एक बार और लेटेंट हीट से। अब इसका नाम बदल चुका है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या बदल रहे हैं? किसी लिक्विड को गैस में बदल रहे हैं। सब कुछ वही वही मान लो कि मेरे पास, वैसा ही मान लो कि एक बीकर है, ठीक है, ये रहा मेरे पास बीकर, और बीकर में मैंने ले लिया पानी,
बीकर में मैंने ले लिया पानी, ठीक है, इसके अंदर सस्पेंड कर दिया, इसके अंदर सस्पेंड कर दिया थर्मोमीटर, ठीक है, इसके अंदर सस्पेंड कर दिया थर्मोमीटर, ठीक है, हाँ जी, इसके अंदर सस्पेंड कर दिया थर्मोमीटर। अब फिर वही प्रोसेस, मैंने नीचे से बीकर को हीट, बर्नर से मैंने हीट देना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात, स्टार्टिंग में मैंने देखा, बहुत अच्छी बात, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, जैसे ही 100 डिग्री पहुंचा, जैसे ही मेरा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा? वो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वेपर बनना शुरू हो जाएगा। दिमाग में आता है मैम, और मैंने हीटिंग तो बंद नहीं करी, मैंने बर्नर ऑन ही रखा है, दिमाग में आता है मैम टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, 100 से और ऊपर जाना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड गैस में नहीं चेंज हो जाता, ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही शो करता रह जाएगा। सेम वही, हीट छुपी रह गई, मैं हीट दे रही हूँ लेकिन हीट मुझे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, इस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट, और लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं तो नाम पड़ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कहाँ यूज हो गई हीट? सेम वही आंसर, टू ब्रेक दी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड। यूज हो गया, लिक्विड के पार्टिकल ऐसे थे, हम मैं हीट देती जा रही हूँ, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता गया, और एक टाइम आया कि सारा का सारा लिक्विड किस में चेंज हो गया? मेरे गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू है, याद रखना एमसीक्यू के लिए, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसकी भी वैल्यू आपकी फिक्स्ड है कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट वो आपके एटमॉस्फेयर से, आपके अगल बगल की सराउंडिंग से लेगा, तो ही वो जाकर चेंज हो जाएगा किसी गैसियस स्टेट में। दोनों ही फिर वही सवाल, डेफिनेशन पूछ सकता है, नो डाउट आता है, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैल्यू पूछ सकता है, वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो वैल्यू याद रखिएगा। जल्दी से नोट डाउन करो, क्योंकि अब मैं आपको कराने वाली हूँ कुछ सवाल, ठीक है, तो जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए पहले ये सब। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, आ जाओ। देखो आंसर नहीं देखना, ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन समझाती हूँ, पढ़ना नहीं, यहाँ से कॉपी करके कुछ नहीं मिलेगा, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं फिर आंसर फॉर्म करेंगे। अभी जो इतना सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हुए चले गए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अब देखो कि क्लास 9th में इनके सवाल बनते कैसे हैं, चीज़ों को रिलेट करो, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आएगा, छोटी क्लास नहीं है, कभी भी डायरेक्ट सवाल बहुत रेयर है कि आपको मिलेगा, हमेशा सवाल ऐसी थोड़े से ट्विस्टेड फॉर्म में मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन है कि व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन, 273 केल्विन का मतलब सेल्सियस में कितना हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस, इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। थोड़ा सा बैक कर रही हूँ, पीछे आंसर लिखा है तो वो कंफ्यूजन होती है। ऐसा समझो कि मेरे पास एक हाथ में आइस रखा है और एक हाथ में मान लो मेरे पास पानी है, ठीक है, टेम्परेचर मान लो दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस है, तो कौन सा कूलिंग इफेक्ट ज्यादा अच्छा देगा? ऑफ कोर्स आइस देगा। वही पूछ रहा है वाई, वही पूछ रहा है वाई। ऐसा लगता है कि मैम ये क्या सवाल लगता है, ऐसा तो हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं मैम, आइस और आप पता नहीं क्या कूलिंग कूलिंग पूछ रहे हो। इसको रिलेट करो, मैं एक बताती हूँ, बाकी सारे आप खुद बना लोगे। अभी एक मैं हेल्प में करती हूँ, होता क्या है सुनो, मुझे पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेरा आइस है, ये मेरा पानी है, पानी कुछ करेगा क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे? कुछ नहीं, पानी तो पानी है, उसको तो कोई जल्दबाजी नहीं है, वो आराम से पानी मौज कर रही है अपना। लेकिन जो आइस है उसको तो चेंज होना है, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या करेगा? मेल्ट करना शुरू करेगा, और जब आइस मेल्ट करना शुरू होगा, यानी मेरा सॉलिड लिक्विड में चेंज शुरू करना शुरू होगा, तो वो मेरे एटमॉस्फेयर से क्या लेगा? ऑफ कोर्स हीट लेगा। उस हीट का नाम क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आइस मेरे हाथ में है, तो उसको हीट कहां से मिलेगी? मेरे हाथ से। वो मेरे हाथ की जो हीट है ना, मेरे हाथ से वो हीट निकालने शुरू हो जाएगा, और जब मेरे हैंड से हीट निकलेगी, मेरे हाथ से हीट निकलेगी, तो मेरा हाथ कैसा हो जाएगा भाई? ठंडा हो जाएगा, इसलिए मुझे कूल फील होगा। पानी तो कुछ नहीं कर रहा, पानी तो कुछ नहीं कर रहा, पानी को कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन वो आइस वो उतना हीट मेरे हाथ से लेगा, तो मेरा हाथ कूल करना शुरू हो जाएगा। अब इसी को लिखना कैसे है, देखो यहाँ मैंने आंसर आपके लिए लिखा है, आइस एट 273 केल्विन मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी
इक्वल टू लेटेंट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग की जगह तुम लिखो फ्रॉम सराउंडिंग्स की जगह ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, मैंने मान लीजिए हैंड में लिखा है तो मेरा हैंड लिख दो, हेंस आइस इज मोर इफेक्टिव इन कॉलिंग। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, वर्ड लिमिट होगी, ऐसा नहीं कि पूरी कथा कहानी लिखना है, कट टू कट पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल, एक और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस हो रहा है ये सब चैप्टर का। कभी आपने फील किया होगा अगर आप किचन में चले जाओ, देखो अभी तो आपकी उम्र नहीं है किचन में, आप तो कुछ करते नहीं होगे, आप तो खाना ही लेने जाते होगे, लेकिन बाई लक अगर किचन में आप गए और जस्ट मान लो गरम गरम फुलके निकल रहे हैं, प्लेट में रख रहे हैं, और गलती से आपका हाथ जो वो गरम फुलका निकलता है ना, उसकी भाप पे लग जाए आपका हाथ, इतनी ज्यादा हीट लगती है, जो भाप से जलता है ना, भाप समझ रहे हो, रोटी से जो भाप निकल रही है, फुलका से जो भाप निकल रही है, अगर उससे आपका हाथ जला तो इतना पेनफुल होता है वो जलना कि वो सच में बहुत पेनफुल है। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी चीज से, मान लीजिए बर्नर आपने गैस जला, आप गलती से अगर आपका हाथ उस पर पड़ भी जाता है, वो उतना पेनफुल नहीं होता एज कंपेयर टू जो भाप से आपका हाथ जला है। क्यों? अब फिर सोचोगे मैम ये पता नहीं क्या सवाल पूछ रहा है चैप्टर, हम पढ़ रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, और सवाल देखो कैसे आ रहे हैं। सवाल को आप समझो थोड़ा और धीरे धीरे सीख जाओगे। देखो 9th क्लास इसलिए थोड़ी सी एक लेवल अप है, सवाल डायरेक्ट नहीं होगा, सवाल हमेशा ऐसे ही होगा, आपको अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, नहीं दौड़ाओगे तो यहाँ जंग लग जाएगा, यूज करना है इसको, ठीक है। होता क्या है, जो स्टीम है, स्टीम भाप मतलब क्या, स्टीम, वो स्टीम बना कैसे, वो स्टीम बना कैसे भाई, उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ली होगी कि नहीं ली होगी, पहले ये बताओ। ऑफ कोर्स ली होगी। तो वो स्टीम के पास इतनी सारी हीट है, एक्स्ट्रा हीट है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो स्टीम तो बना, स्टीम का मतलब भी क्या, कोई चीज स्टीम बन रही है तो वो वेपराइज होगी तो बन रही है, उसके पास उतनी सारी हीट होगी, ऑलरेडी उसके पास इतनी हीट है, तो जब वो इतनी हीट के साथ मेरे हाथ पे पड़ेगा तो ऑफ कोर्स मेरा हाथ जलेगा। लेकिन नॉर्मल बर्न की बात करूं तो वो तो स्टीम नहीं है, उसके पास तो वो वेपराइजेशन वाली हीट नहीं है, तो उसके पास वो एक्स्ट्रा हीट नहीं है, इसलिए मेरा हाथ इतना सीवियर बर्न हो रहा है। देखो कैसे लिखना है, लिखा है विच प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। वाटर अभी बॉईल ही हो रहा है, वो स्टीम में नहीं बदला, तो उसने उतनी हीट अभी नहीं ली है। लेकिन अगर वो स्टीम है तो स्टीम बदल चुका है, इसका मतलब उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन ले ली है, तो उसके पास एक्स्ट्रा हीट है। देखो स्टीम कंटेन्स मोर हीट in the form of latent heat than boiling water, so when steam comes in contact with skin it gives out, जितना उसने हीट लिया वो आपके हाथ पे दे देगा इतनी सारी हीट, जूल्स पर किलोग्राम, मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर, सो स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स। इस तरीके से कट टू कट आंसर लिखना है। एक दो बार मुश्किल लगेगा, आपको लगेगा कि कैसी चीजें सवाल पूछ रहा है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन, मेरी कोशिश हमेशा यही होगी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आपके स्कूल में आपको लगा हो कि हमने नया देखा। सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ कराऊंगी धीरे धीरे, कुछ क्वेश्चन टेस्ट में दूंगी अलग सा, कुछ क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगी, कुछ वर्कबुक में होमवर्क में दूंगी, तो क्वेश्चन सारे कवर होंगे, लेकिन आपको ये खुद का यूज करना है। एक दो बार मैं खुद बता रही हूँ, अपने खुद से आंसर फॉर्म रटने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर खुद से लिखो, ठीक है। तो जल्दी से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल लेंगे, कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए हुए हैं, जल्दी से ये दोनों क्वेश्चंस लिखिए, और इसके आंसर भी मैंने पहली बार दे रही हूँ इसलिए मैंने आंसर आपके लिए लिख के रखा है, आप इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए पहले। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ नेक्स्ट, जहां से हमने बातें खत्म करी थी। सॉलिड को किस में चेंज कर रहे हैं, एक सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज कर दिया, लिक्विड स्टेट में वो गया ही नहीं, द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप पीछे ये जो डायग्राम देख रहे हो ये आपके एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सवाल डायरेक्ट ऐसा बना बनाया हुआ आ जाता है, आपसे पूछ लेता है कि क्या चीजें हो रही हैं। देखो इसको रिलेट करते हैं, पहले पहले रिलेट करते हैं अपने घर के एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। घर का एग्जांपल ले लो, आपने वो देखा है एक वाइट बॉल्स होती हैं, ज्यादातर मम्मी लोग अपने घर के वार्डरोब में रखती हैं, जैसे हम बोलते हैं नेप्थलीन बॉल्स, वाइट, ज्यादातर देखो वॉशरूम्स में भी लोग वॉश बेसिन में डाल के रखते हैं, अच्छी स्मेल आती है, कपड़ों में रखते हैं हम, अपने वार्डरोब वगैरह में डाल के रखते हैं वो नेप्थलीन बॉल्स। कुछ टाइम बाद देखा होगा वो बॉल तो कभी फेंकते नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आप जाते हो तो सफाई करते हो कि नहीं अब पुरानी हो गई हटा दूं, आप देखते होगे कि वो बॉल अपने आप गायब हो चुकी है, वो बॉल क्या हो चुका, अपने आप डिसअपियर हो गया। हुआ क्या, हुआ है प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो उनके पास ये फीचर ही ऐसा है,
वो ऐसे बने ही हैं नेचर में कि उनके पास एक अलग टाइप का फीचर है कि वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। कुछ सॉलिड्स के नाम पहले आपको मैं लिखवा देती हूँ जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे एमसीक्यू में जरूर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सबस्टांस है जो सब्लिमेशन शो करेगा, ऐसे सवाल आते हैं। तो पहले मैं एक लिस्ट बना देती हूँ आपके लिए। चलते हैं पहले लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे, हम रखेंगे जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, नेप्थलीन बॉल्स का, नेप्थलीन बॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट आप रखेंगे एग्जांपल याद, आप लोग ने वो देखा है कैम्फोर, कपूर, ठीक है, उसको वो व्हाइट कलर का छोटा छोटा क्रिस्टल होता है, पूजा के लिए जलाते हैं, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, कैम्फोर, ठीक है। नेक्स्ट जो इस एक्टिविटी में दिख रहा है, इसमें एक सबस्टांस मैंने यूज किया है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। फोर्थ वन इज iodine, fifth one is solid CO2, and the sixth one is एक और सब्सटेंस है एंथ्रासीन, ठीक है। हाँ ड्राई आइस है, बिल्कुल। मैं इसके बाद पढ़ना है, मैं ड्राई आइस पढ़ाऊंगी, लेकिन चलो अभी लिख देती हूँ आपको, ड्राई आइस है, ठीक है। आपके सिलेबस में है ये ड्राई आइस, ठीक है। मैंने 5-6 सब्सटेंसेस लिखे हैं। इन्हें पता है क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं सब्लिमेट। ये जो मैंने 5 और 6 लिखा है ना, इन्हें प्यार से, जैसे प्यार से घर का नाम होता है ना, वैसे इनको हम प्यार से बोल सकते हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड सब्लिमेट, सब्लिमेट। वो सॉलिड सब्सटेंसेस जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो सकते हैं, उन्हें हम सब्लिमेट बोलते हैं। ये 5 और 6 दिमाग में याद कर लो। एमसीक्यू में कोई भी आपको मिल सकता है, लिखेगा आइडेंटिफाई द सब्लिमेट या आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच डायरेक्ट चेंजेस इनटू गैसेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट। तो इनमें से कोई भी आप टिक करके आ जाओ। एक्टिविटी देखिए आपके एनसीईआरटी के अंदर है, मैंने नीचे एक सेटअप लगाया हुआ है, बर्नर वगैरह रखा हुआ है। एक चाइना डिश रखिए, एक छोटा सा बाउल टाइप का कांच का। उस चाइना डिश के अंदर बेटा मैंने रखा है अमोनियम क्लोराइड। उस चाइना डिस्क के अंदर ये वाला रखा है, उस चाइना डिस्क के अंदर मैंने ये रखा है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। व्हाइट पाउडर के फॉर्म में रखा हुआ है। मैंने क्या करना शुरू किया, एक इन्वर्टेड, जैसे वो नहीं होता जिसमें हम तेल डालते हैं किचन में, फनल है, लेकिन उस फनल को मैंने उल्टा करके लिखा है, इन्वर्टेड फनल है, उल्टा लिखा है ना, इन्वर्टेड फनल। फनल को मैंने उस जो चाइना डिश है ना, जो बाउल टाइप का है जिसमें अमोनियम क्लोराइड रखा है, उसके ऊपर मैंने ऐसे फनल रख दिया कवर करने के लिए, और ऊपर से मैंने कॉटन लगा के रख दिया है, ताकि जो भी चीज निकले वो बाहर एटमोस्फेयर में रिलीज ना हो। कवर कर रखा है मैंने उसको, ठीक है। मैंने हीट करना शुरू कर दिया, हीट करती गई, मैंने देखा कि भाई मेरा सॉलिड डायरेक्ट जो यहाँ पे पाउडर फॉर्म में था ना, यहाँ से गैस निकलने लगी। मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ से थोड़े से गैसेस के वेपर बनने लगे, यहाँ थोड़े से गैसेस के वेपर बनने लगे, जिसे हमने बोल दिया ये अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स हैं, ये अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स हैं, ठीक है। यानी मेरा सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो गया, अमोनियम क्लोराइड गैस फॉर्म में हो गया, वेपर फॉर्म में हो गया। अब देखना, अब हुआ यूं कि ये तो हीट कर रही थी मैं, जैसे जैसे वो वेपर ऊपर उठता गया, जैसे जैसे वो वेपर ऊपर उठता गया, ये फनल के साइड साइड में, ये जो देख रहे हो ना फनल के साइड साइड में एरिया, ये जो फनल के साइड साइड का एरिया आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये वाला एरिया, ये फनल के साइड साइड वाला एरिया। अब यहाँ पर वो क्योंकि बाहर तो वो जा नहीं सकता वेपर, वो बाहर ऊपर से क्लोज है, तो वो वेपर ना साइड साइड में जाके रुक गया। जैसे ही वो साइड में गया फनल के, तो वहां पे उसको थोड़ा सा ठंडा मिला, क्योंकि यहाँ तो बहुत गर्म है, नीचे से हीट हो रही है, लेकिन ऊपर जाने के बाद ना उसको फनल के साइड वाली जो वॉल्स है ना, वहां पे उसको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट मिला। और मुझे पता है जब गैस को, मुझे पता है कि जब गैस को, ट्रायंगल कहाँ गया भाई, मुझे पता है कि जब गैस को हम कूल करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, यानी जो अमोनियम क्लोराइड का वेपर जो मैंने बनाया हीट कर कर, उसको वो जैसे ही ऊपर जाकर, वो जैसे ही ऊपर जाके फनल के साइड में जाएगा, वो फिर से थोड़ा छोटे छोटे सॉलिड में चेंज हो जाएगा। लिखा है अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड। कैसे सॉलिडिफाइड हुआ, क्योंकि उसको फनल के साइड साइड में थोड़ा सा कूलिंग मिला। यही एक्टिविटी आपके सिलेबस में है। एक्टिविटी देखो, 1-2 बार मैंने देखा है स्कूल में पूछा गया है कि सब्लिमेशन पे एक एक्टिविटी बना के दिखाओ,
तो इतना अच्छा तो देखो डायग्राम आप एग्जैक्ट तो नहीं बना पाओगे, लेकिन अपने रेफरेंस के लिए आप इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये पूछा जाता है कभी कभी लॉन्ग में, आपसे पूछा जाएगा कि सब्लिमेशन पे एक एक्सपेरिमेंट करके बताओ, तो यही वाला आपको लिख के बताना है। थ्योरी ज्यादा नहीं लिखनी, ज्यादातर कट टू कट डायग्राम बनाओ, चीजों को एक्सप्लेन कर दो कि डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में करूं, अगर मुझे लिखने को दिया जाए कॉपी में ना, तो हमेशा याद रखना थ्योरी लिखने से बचो। 9th बड़ी क्लासेस में जितनी ज्यादा स्टेटमेंट लिखोगे उतनी ज्यादा टीचर गलतियां देखता है। जितना डायग्राम से एक्सप्लेन करो, जितना फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करो, जितना ऐसे बुलेट्स में एक्सप्लेन करो, कम थ्योरी लिखो, कट टू कट लिखो, जो साइंस के मेन कीवर्ड्स होते हैं जिसके बिना साइंस अधूरी है। अब जैसे सब्लिमेट किसी ने नहीं लिखा, अब सच बताऊं तो कुछ टीचर होते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे ने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, नंबर दे देते हैं, लेकिन कुछ टीचर बिल्कुल स्पेसिफाई हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं लिखा, गलती से आपने डिग्री सेल्सियस नहीं लगाया, तो इन चीज़ों पर मार्क्स कटते हैं। तो थोड़ा सा मेक श्योर कि साइंस में ना कीवर्ड्स थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अगर आती है तो आप ऐसे लिखो कि मेरे पास अमोनियम क्लोराइड था, अमोनियम क्लोराइड था जो कि सॉलिड था। लिखने का तरीका एग्जाम में मैं बता रही हूँ। मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया, मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया, ये चेंज हो गया अमोनियम क्लोराइड वेपर में, अमोनियम क्लोराइड वेपर, एंड द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। बस इस तरीके से एक फ्लो चार्ट से दिखा दो चीजों को, बाकी उल्टा कर देना। अमोनियम क्लोराइड वेपर लिख लेना, उसको गैसेस को दिखा देना वो हीट मिला, उसको सॉरी इसको कूल मिला और वो चेंज हो गया सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में, प्रोसेस नीचे लिख देना डेपोजिशन। इस तरीके से एग्जाम में आंसर लिखोगे, ठीक है। लास्ट ये वाला वहां पे देखो सब्लिमेशन में ये लिखा, डेपोजिशन में चाहो तो लिख ही देती हूँ, कोई नहीं, जब लिख रही हूँ तो सारा लिख देती हूँ। अमोनियम क्लोराइड जो कि वेपर फॉर्म में था, ठीक है, इसको थोड़ा सा कूल डाउन मिला, इसको कूलिंग मिली, एंड द प्रोसेस इज नोन एज डेपोजिशन। डेपोजिशन ये आपका चेंज हो गया बच्चा सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड में, अमोनियम। डन, लिख लो फिर आगे चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में होपफुली ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे से और छोटे छोटे से टॉपिक है, जो इवापोरेशन वगैरह तुम लोग बात कर रहे थे वो इसके बाद ही आएगा, ठीक है। अभी तक जितनी भी बातें करी आज के लेक्चर में वो सारी टेम्परेचर से रिलेट कर रही थी, मानते हो कि नहीं? कहीं टेम्परेचर घट रहा है, कहीं हीट कर रहे हैं, कहीं कूल कर रहे हैं, सारी बातें मेरे टेम्परेचर से ही रिलेट हो रही थी। लेकिन जैसा कि क्लास शुरू होने से पहले बताया था कि मुझे मैटर के स्टेट को चेंज करना है, और मेरे पास दो तरीके थे। पहला था तो टेम्परेचर, वो देख लिया, सारा पढ़ लिया, सारा डिटेल डिस्कशन कर लिया, इतना ही खत्म है, ठीक है। लास्ट आपके चैप्टर में एक और तरीका है मैटर के स्टेट को चेंज करने का, कि मैं प्रेशर के साथ भी, प्रेशर को भी ऊपर और नीचे करके मैं मैटर के स्टेट को चेंज कर सकती हूँ। देखो मैंने क्या किया, एक छोटा सा, थोड़ा सा, आई थिंक विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी इसकी, क्योंकि मुझे ऐसा डायग्राम मिल नहीं रहा था कोई इतने अच्छे से, लेकिन एक यही मिला मुझे, ठीक है। मैंने क्या रखा, एक ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, मैंने इसके अंदर गैस रखा हुआ है, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। अब लिखती भी चलती हूँ साथ ही साथ, मेरे पास क्या है, गैस के पार्टिकल्स है। मैंने ऊपर से ना बेटा एक पिस्टन लगा रखी, पिस्टन आप ऐसे समझो कि मैंने ऊपर से उसको ऐसा प्रेस करने के लिए कुछ लगा रखा है, ठीक है, ऊपर से, कि मैं उसको, पिस्टन है, मैं नीचे की तरफ उसको प्रेस कर सकती हूँ, ठीक है। अब किया क्या मैंने, कि मैंने गैस के पार्टिकल को धीरे धीरे, वो जो पिस्टन है उसको मैं नीचे प्रेस करने लगी। तुम देखोगे कि जब जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ, जैसे ही कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रंग बिरंगा बनाते हैं, मैंने क्या करा, मैंने जो पिस्टन है उसको नीचे की तरफ पुश डाउन किया। जैसे ही पुश कर रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, प्रेशर बढ़ा रही हूँ। प्रेशर बढ़ाऊंगी तो गैसेस के पार्टिकल्स देखो धीरे धीरे पार्टिकल क्लोजर आने लगे, और प्रेशर बढ़ा रही हूँ धीरे धीरे, और देखो मैं पिस्टन को और नीचे तक ले आई, पहले उतना था, फिर इतना ले आई, फिर और नीचे तक आई, गैस के पार्टिकल देखो कितने करीब आ गए। एंड फाइनली जो मेरा गैस का पार्टिकल्स था
फाइनली जो मेरे गैस का पार्टिकल था, फाइनली जो मेरा गैस का पार्टिकल था वो अब किस में चेंज हो चुका है? डायरेक्ट सॉलिड में नहीं चेंज हुआ भाई। फाइनली जो मेरा गैस का पार्टिकल है अब वो लिक्विड में चेंज हो चुका है। डायग्राम से मत देखो, एक्चुअली अगर मैं बना के दिखाऊं ना तो कुछ ऐसा सीन है, कुछ ऐसा सीन है। ये मेरा गैस के ये रहे पार्टिकल्स, मैं इनको पुश डाउन करने लगी, इन पे मैं प्रेशर लगाने लगी, और कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद मेरे जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस अरेंजमेंट में आ गए। यानी यानी एक सेकंड रुको बेटा, पहले पढ़ा लेना दो। यानी मेरे गैसेस के पार्टिकल्स कुछ इस अरेंजमेंट में आ गए, लिक्विड के अरेंजमेंट में आ गए। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने प्रेशर बढ़ाया। अगर बहुत सारा, अगर मान लो कि मैं इस रूम में बहुत सारे बच्चे बैठा दूं यहाँ तक, रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत हीट, अभी एसी चल रही है, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी बहुत गर्मी लगने लगेगी। सेम वैसा ही हाल यहाँ पे भी हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाऊंगी तो टेम्परेचर भी कैसा हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत गर्मी होगी। तो इस प्रेशर को कम करने, मतलब ऐसा मान लो कि न्यूट्रलाइज करने के लिए, थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने के लिए प्रेशर तो बढ़ाया ही मैंने, और साथ ही साथ बच्चा लोग मैंने टेम्परेचर क्या किया, टेम्परेचर को क्या किया, टेम्परेचर को भी कम किया। मैंने एक तरफ से प्रेशर बढ़ा रही हूँ और धीरे धीरे मैं टेम्परेचर भी कम रख रही हूँ। ये सब लैब वगैरह में होगा, ऐसे नहीं कि अब मेरा मन किया मैंने कर लिया। ये सब प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, सारी चीज़ें आती हैं इनके लिए। तो मैंने जैसे जैसे मैं पिस्टन दबा रही हूँ वैसे वैसे मैं टेम्परेचर भी कम करती जा रही हूँ, ताकि जो प्रेशर से जितनी हीट बन रही है वो हीट न्यूट्रलाइज हो सके। तो मेरे प्रेशर को बढ़ाने से और मेरे टेम्परेचर को कम करने से मेरा गैस किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। गैसेस का लिक्विफिकेशन कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। इस तरीके से कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। आपके सिलेबस में जब भी पूछेगा तो ये पूछेगा कि गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तो आप बस दिमाग में रखोगे प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के पार्टिकल्स करीब आएंगे तो लिक्विड में चेंज होंगे, और उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने में, जो प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में जो हीट बहुत ज़्यादा बनेगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। मैटर का मैंने स्टेट चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अभी 2 मिनट देना मेरे को, ठीक है। जो ड्राई आइस की बात कर रहे थे, इसी पे मैं क्लास ओवर करूंगी, आप बस नोट डाउन करना, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाती हूँ। ऐसा समझो कि मेरे पास ड्राई आइस को बोलते हैं सॉलिड CO2, ब्रैकेट में लिख रही हूँ ड्राई आइस, ठीक है। इसको नेचुरली जहाँ हम स्टोर करके रखते हैं ना, इसे हम जहाँ नेचुरली स्टोर करके रखते हैं, इसे जहाँ हम नेचुरली स्टोर करके रखते हैं, उसके लिए कंडीशन फिक्स है। कैसे रखते हैं मैम, हम इसको हाई प्रेशर पे रखते हैं और टेम्परेचर कम रखते हैं। एक मिनट समझ, अभी और समझाती हूँ, रुको, ठीक है। हाई प्रेशर पे रखते हैं और टेम्परेचर कम रखते हैं। मेरे पास सॉलिड CO2 है, मैंने इसको जहाँ स्टोर करके रखा, उसकी जो कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर कैसा है, बहुत कम है। ये नेचुरली स्टोर करके रखा गया है। अब ये सॉलिड है बिल्कुल। अब मैंने जैसे ही, और ऐसा होता है बिल्कुल ऐसा स्लैब की तरह होता है ड्राई, सोचो CO2 गैस जो हम देखते हैं वो ऐसा स्लैब की तरह होता है, बिल्कुल ऐसा। सो जैसे आइस का नहीं होता, आइस स्लैब होता है, वैसे ही सॉलिड CO2 ऐसा भी स्लैब होता है। मैं जैसे ही सॉलिड CO2 को बाहर निकालूंगी, रूम टेम्परेचर पे लाऊंगी, ये मान लो किसी लैब वगैरह में बंद है जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर बहुत कम है, मैंने जैसे ही सॉलिड CO2 को बाहर निकाला, जैसे ही मैं बाहर निकालूंगी तो क्या होगा, आप खुद सोचो। इसका जो प्रेशर है, इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएगा, तो मेरा प्रेशर होगा कम। और जो टेम्परेचर बहुत कम था वो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो मेरा टेम्परेचर हो जाएगा ज़्यादा। तो जो वो सॉलिड CO2 था वो डायरेक्ट मेरा अब CO2 गैस में बदल चुका है, डायरेक्ट CO2 गैस में बदला। कैसे बदला मैंने सॉलिड CO2 को गैस में, तो तुम बोलोगे मैम हमने कुछ नहीं किया, मैंने जैसे ही उसको बाहर निकाला तो उस पर प्रेशर हो गया कम, टेम्परेचर हो गया ज़्यादा, तो मेरा सॉलिड CO2 डायरेक्ट CO2 गैस में बदल गया। पढ़ते हैं,
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है. दिस इज बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर अपने आप कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गया, solid carbon dioxide gets converted directly into CO2 gas. For example, when a slab of carbon dioxide is kept exposed to air, normal bahar nikal diya maine, then the pressure on it is reduced to normal atmospheric pressure, its temperature rises and it start changing into carbon dioxide gas. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिमाग में रखना. सॉलिड CO2 को गैस में कैसे चेंज करते हैं? बाय डिक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर. और गैसेस को कैसे लिक्विफाई करते हैं? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. दोनों अलग अलग है, दोनों से ही क्वेश्चन लिखने को भी आता है और MCQ में भी आता है. एक काम करो, अभी 3 मिनट का टाइम है, प्लीज जल्दी. ये नोट डाउन तो करवा दिया था, जल्दी से नोट डाउन करो. आज की क्लास ओवर है, नोट डाउन करो बस, ठीक है. आज की क्लास यहीं तक बेटा.